अब इजराइल की राजनीति और उन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स येशिवा छात्रों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर जो अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए नहीं पहुंचे हैं। संसद की विदेश मामलों और रक्षा समिति ने आज एक विधेयक को मंजूरी दी है जो इन गिरफ्तारियों को रोक देगा। हालांकि एक कानूनी राय में चेतावनी दी गई है कि ऐसा कदम गंभीर संवैधानिक कठिनाइयों का सामना कर सकता है। इस विधेयक को दूसरे और तीसरे वाचन के लिए मंजूरी मिली है और ये सप्ताह के अंत में केनेसेट के पूर्ण सदन में जाएगा। अब गठबंधन इसे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टियों के साथ एक कथित समझौते के तहत आगे बढ़ा रहा है। इजराइल में अधिकांश यहूदी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से धार्मिक पुरुषों को जो येशिवा में पूर्णकालिक पढ़ाई करते हैं दी गई व्यापक छूट ने एक विवादास्पद राजनीतिक और कानूनी बहस को जन्म दिया है। भर्ती आदेश मिलने के बाद हाजिर न होने वालों को भर्ती से बचने वाला मानकर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो और अधिक जानकारी के लिए हमें खुशी है कि आमिर वाइटमैन, जो लिकुड पार्टी में स्वतंत्रतावादी गुट के प्रमुख हैं, अब यरूशलेम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक मोर्चे पर हमेशा बहुत कुछ चर्चा करने को होता है, लेकिन मैं आज की सबसे बड़ी खबर से शुरू करना चाहती हूँ, जो है आधिकारिक चुनाव की तारीख 27 अक्टूबर। मतदान की तारीख को लेकर कई अटकलें थीं। कई लोग मानते थे कि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए तारीख जितनी देर से हो उतना बेहतर है। आप इस तारीख पर क्या सोचते हैं? हाँ, मेरा मतलब है 1988 के बाद पहली बार इजराइल में चुनाव समय पर हो रहे हैं। 38 साल हो गए, ये काफी लंबा समय है। तो एक तरफ आप कह सकते हैं या कहना चाहिए कि ये एक अच्छी राजनीतिक सफलता है कि सरकार आखिर तक पहुंचने में कामयाब रही। सच कहूं तो मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा, और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को भी यकीन नहीं था कि ये इतना आगे जाएगा। दूसरी तरफ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव समय पर तय कार्यक्रम के अनुसार हो रहे हैं, क्योंकि मौजूदा गठबंधन में शामिल सभी पक्षों की गहरी रुचि है कि ये चुनाव एक दिन भी पहले ना हो, जैसा कि लगता है कि मौजूदा गठबंधन की यही मंशा है। चुनाव में मौजूदा गठबंधन बहुत बहुत बुरी हार की ओर बढ़ रहा है, और इसलिए सभी की स्पष्ट रुचि है कि चुनाव जितना हो सके उतना देर से कराए जाएं, ताकि वे जितना संभव हो सके सत्ता में बने रह सकें। एक तरफ और कोशिश करना कि कुछ सफलताएं मिले, खासकर सुरक्षा और राजनीतिक हालात से निपटने में, जैसे कि लिकुड पार्टी को आम जनता के लिए और अधिक स्वीकार्य बनाना। आपका स्वीकार्य से क्या मतलब है? ठीक है, इसे इस तरह से कहें, अगर अब से लेकर चुनावों तक कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, खासकर सुरक्षा के मोर्चे पर। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हमारा ईरान के साथ या गाजा या लेबनान में फिर से कोई मामला हो जाए। मुझे नहीं पता। मुझे हैरानी होगी अगर 3 महीने बाद भी हम अभी वाली स्थिति में रहें। क्या हम इस पर और विस्तार से बात कर सकते हैं? क्या आप ये सुझाव दे रही हैं कि 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के कारण इजराइल कुछ ऐसे सैन्य कदम उठा सकता है जो जरूरी नहीं है? क्या आप इसी ओर इशारा कर रही हैं? क्या आप विस्तार से बता सकती हैं कि आप क्या सुझाव दे रही हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा मानना है कि देखिए, नेतन्याहू ईरान वाले मुद्दे के बारे में 30 साल से भी ज्यादा समय से बात कर रहे हैं, जब से वो सत्ता में है। लेकिन सच कहूं तो इससे भी पहले, शायद 80 के दशक की शुरुआत से ही वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यही उनका जीवन का मिशन है। मुझे नहीं लगता कि वो बिना काम पूरा किए पद छोड़ना चाहते हैं, और काम अभी पूरा नहीं हुआ है, और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ और करने की जरूरत है। अब हमें ठीक ठीक पता है कि ये कुछ और कैसा दिखेगा, और ये ईरान की ऊर्जा संरचना को नष्ट कर रहा है, चाहे वो तेल हो या गैस वगैरह। मैं ये सब गढ़ नहीं रहा हूं, ये बात सार्वजनिक रूप से रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कही थी। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि ये चुनाव से पहले अगले कुछ महीनों में होगा, और ये होना ही है, क्योंकि नेतन्याहू इसे चुनाव के बाद टाल नहीं सकते। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर ये उनके हाथ में नहीं रहेगा, बशर्ते कि सर्वे सच साबित हो और वो चुनाव हार जाएं और विपक्ष में चले जाएं, या पूरी तरह से राजनीतिक जीवन छोड़ दें। तो किसी न किसी तरह हमें ये चीजें अब खत्म करनी ही होंगी। मुझे लगता है कि ये उचित है।
ये बिल्कुल भी कोई राजनीतिक चाल नहीं है, आप जानते हैं। जैसा कि शब्द का नकारात्मक अर्थ होता है। मुझे लगता है कि समय सारणी अक्सर राजनीतिक सीमाओं से तय होती है, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल। यही जीवन है, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू से और जाहिर है आईडीएफ से भी किसी और अभियान में शामिल होने के लिए कहते हैं, तो जाहिर है कि वो इस अनुरोध को मानेंगे। नहीं, वो तो साफ है, लेकिन मैं उस बारे में बात भी नहीं कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमने और भी ज्यादा संदेश सुने हैं, खासकर रक्षा मंत्री से। फिर से इजराइल कार्ड्स ने कहा कि इजराइल के पास ये अकेले पूरी तरह इजरायली अभियान के तहत करने की क्षमता है। हम महीनों की बमबारी की बात नहीं कर रहे। पूरा काम 48 घंटे या उससे भी कम में हो सकता है। हम एक बहुत ही सटीक अभियान की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 1 या 2 दिन का, जिसमें ईरान की ऊर्जा अवसंरचना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। हमें समझना होगा कि ईरानी शासन के बजट का आधा या शायद उससे भी ज्यादा हिस्सा तेल और गैस बेचने से आता है। अगर ईरान की तेल और गैस अवसंरचना नष्ट हो जाए तो वे अपनी आमदनी खो देंगे, जिससे उनके बजट का आधा हिस्सा एक रात में कट जाएगा। मैं किसी भी संगठन के बारे में नहीं जानता, खासकर किसी देश के बारे में तो बिल्कुल नहीं, जो ऐसा कर सके। आप जानते हैं कि अपने बजट में 50% की कटौती झेल सके और ऐसे ही जीवित रह सके जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये ईरानी शासन के अस्तित्व के लिए बहुत बहुत अहम होने वाला है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे इसकी दीर्घकालिक जीवित रहने की क्षमता पर बहुत संदेह है। ये निश्चित रूप से दिलचस्प होने वाला है। इजराइल में कई लोग महसूस करते हैं कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है और इसे पूरा करना जरूरी है। संक्षेप में शो की शुरुआत में हमने उस विधेयक पर चर्चा की थी जिसे नेसेट समिति अति रूढ़िवादी भर्ती से बचने वालों की गिरफ्तारी रोकने के लिए आगे बढ़ा रही है। आपके अनुसार ये कदम अक्टूबर के अंत में वोट डालने वालों की भावना पर कैसे असर डालेगा? संक्षेप में बताएं। मुझे लगता है लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये सही कदम है, क्योंकि जितना मैं इन सभी कानूनों को नापसंद करता हूं, खासकर इस मामले में, मुझे लगता है कि युवा हरेदी लड़कों को इसमें लाना, जेल में डालना वास्तव में उल्टा असर करता है। इससे वे व्यापक अति रूढ़िवादी समुदाय की नजरों में हीरो बन जाते हैं। मुझे लगता है ये इजरायली सेना और जनता के हितों के खिलाफ है, इसलिए मैं इस कानून का विरोध नहीं करता। ये काफी दिलचस्प होगा। कुछ लोग कहेंगे कि युवा धार्मिक पुरुषों को जरूरी नहीं कि लड़ाकू भूमिकाओं में ही शामिल होना पड़े। आगे चलकर वे कई अन्य भूमिकाएं निभा सकते हैं, लेकिन हमें यही रुकना होगा। आमिर वाइटमैन, यरूशलेम से लाइव। धन्यवाद। ये बातचीत निश्चित रूप से आगे भी जारी रहेगी। आपके समय के लिए धन्यवाद।